ये देखो लर्नर्स, आ जाओ। चल 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 चल। गाड़ी स्टार्ट कर। अगर मैं आपको बताऊं दैट ये एक ऐसा तिजोरी का चाबी है जहाँ पे बहुत सारा पैसा, बहुत सारा जेवर, बहुत सारा गहना, और ये चाबी अगर आपको मिल जाए तो कैसा लगेगा? ज़िंदगी सफल है ना। बट अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं, ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बेयर एक्ट। हाँ पता है ये आपको उल्टा दिख रहा होगा। अगर ये दोनों एक साथ आ जाए क्या कोई सेंस बनेगा? लगता है ये पागल हो गया। हो नहीं नहीं, पागल होने में आप थोड़ा सा टाइम है। ओके, तो आज इस वीडियो में मैं जो आपको समझाऊंगी, अगर ये आप मिस करोगे ना तो बहुत पछताओगे भाई। ठीक है, तो चलिए शुरू करता हूँ। और ये बेयर एक्ट खोलने के बाद आपको सबसे पहले क्या नज़र आता है? क्या? प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या है? अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा, है ना। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक बेसिक स्ट्रक्चर कैसे बना। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। और ये वीडियो में मैं प्रियम्बल के ऊपर जो सारा क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करूंगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं प्रियम्बल क्या है। प्रियम्बल एक ऐसा चीज़ है जो डिफाइन करता है इस चीज़ का फंक्शन क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, फिलोसॉफी क्या है, इसका वर्किंग प्रोसेस क्या है, क्या आपको देना चाहता है, क्या इंटेंशन है। सपोज मैंने एक टीवी खरीदी हूँ, ठीक है, और टीवी के साथ एक मैनुअल भी आएगा, कौन सा स्विच कौन सा काम करेगा, कहाँ पे कौन सा जैक डालना पड़ेगा, मतलब एक मैनुअल आता है, राइट। तो मैनुअल की तरह ही काम करता है प्रियम्बल। बट व्हेन हम लोग प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बात करेंगे तब आपको समझना है ये एक स्पेसिफिक इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर्स, जो लोग लॉ बनाते हैं उनका इंटेंशन को ये लोग बताते हैं, मतलब दर्शाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो लैटिन वर्ड आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये वर्ड से प्रियम्बल का ओरिजिन हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पर क्वेश्चन आएगा ये प्रियम्बल किसने ड्राफ्ट किए हैं। प्रियम्बल ड्राफ्ट किए हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किए थे पार्लियामेंट में। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1947 में, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन्होंने पेश किए थे उसी को ही अडॉप्ट किया गया 22 जनवरी 1947 में प्रियम्बल के हिसाब से। सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रियम्बल कोई पावर आपको डायरेक्टली नहीं देता है, कोई राइट आपको डायरेक्टली नहीं देता है। प्रियम्बल एक पावर देता है या फिर स्ट्रेंथन करता है जो सारा इंटेंशन है लॉ मेकर्स की। मतलब प्रियम्बल एक पावर देता है या फिर एक डायरेक्शन देता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। प्रियम्बल लेजिस्लेचर का ऑब्जेक्टिव बताता है। अभी आती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट प्रियम्बल के टर्म के ऊपर। हमारा प्रियम्बल स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया बोलकर। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया ये दर्शाता है प्रियम्बल का सोर्स क्या है। प्रियम्बल का सोर्स है वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया। सिटीजन ऑफ इंडिया का जो विल है, इससे ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना है। कोई आउटर वर्ल्ड का फोर्स आ करके हमारा प्रियम्बल नहीं बनाया है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंट करता है पीपल ऑफ इंडिया को। तो पीपल ऑफ इंडिया के बिहाफ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रियम्बल ड्राफ्ट किए हैं। अभी इसके बाद सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये जो पूरा टर्म है ये डिफाइन करता है नेचर क्या है प्रियम्बल का। एंड जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, ये टर्म रिप्रेजेंट करता है प्रियम्बल का ऑब्जेक्ट क्या है। एंड जब से प्रियम्बल बना है तब से उसको एक बार ही अमेंड किया गया है, और वो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट। इसके द्वारा सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये तीन टर्म को इनकॉर्पोरेट किया गया था। और 26 नवंबर 1947 को प्रियम्बल को अडॉप्ट किया गया था। तो इसी हिसाब से अगर हम आज की डेट देखें 22 सितंबर 2022 को कंपैरिजन किया जाए तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का उम्र होता है 26,598 डेज, मतलब 72 ईयर्स 9 मंथ्स एंड 27 डेज। तो ये कहानी है एक बहुत ही पुरानी एक गोल्डन लेडी का, जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो सारा टर्म यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया गया था उसको हम वन बाय वन समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सॉवरेन, ये जो टर्म है ये पहले से ही मौजूद था। इसका मतलब है कोई भी आउटर फोर्स आ करके इंडिया को डोमिनेट नहीं कर सकता है। सॉवरेन पावर मीन्स सुप्रीम पावर, एब्सोल्यूट पावर। कोई भी एक्सटर्नल पावर आ करके इंटरफेयर यहाँ पर नहीं कर सकता है। तो सॉवरेन मतलब एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम एनी आउटर फोर्स। ओके, और नंबर 2 है सोशलिस्ट।
ये जो टर्म है इसको 42 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था। ये जो टर्म है महात्मा गांधी जी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू उनका जो इडियोलॉजी था उससे इंस्पायर्ड होके इसको इनकॉर्पोरेट किया गया। इनका उद्देश्य था एक वेलफेयर स्टेट को एस्टैब्लिश करना। तीसरा टर्म है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म मतलब इंडिया का कोई भी धर्म नहीं है। इसका मतलब इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष देश है। बंगाली में बोला जाता है धर्मनिरपेक्ष देश। ठीक है। तो इंडिया का तो कोई धर्म नहीं है, बट जो सारे इंडिविजुअल है मतलब जो सारे पीपल ऑफ इंडिया है वो अगर चाहे तो कोई भी एक धर्म को फ्रीली प्रोफेस, प्रोपगेट एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपना जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उसको भी मेंटेन कर सकते हैं। अब ये सेक्युलरिज्म पॉइंट को आप अपना एग्जाम में सपोर्ट करने के लिए एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये जो केस है इसको बता करके बोल सकते हो दैट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये केस में बताए थे दैट सेक्युलरिज्म एक बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अभी नेक्स्ट टर्म वो है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब जो सारा गवर्नमेंट हमारे देश में इलेक्ट होंगे वो पीपल ऑफ इंडिया के द्वारा इलेक्ट होंगे। मतलब आप वोट देंगे, आपका वोट देने के बाद वो लोग इलेक्ट होंगे और इसी हिसाब से हमारा जो गवर्नमेंट है ये है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये केस में बताए थे दैट डेमोक्रेसी इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो डेमोक्रेसी अगर पूछा जाए कैसे एक बेसिक स्ट्रक्चर बना तो इन द केस ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये केस में एक बेसिक स्ट्रक्चर बन गया। वैसे डेमोक्रेसी दो फॉर्म में आता है, एक है डायरेक्ट, एक है इनडायरेक्ट। हमारे देश में इनडायरेक्ट फॉर्म में सिलेक्ट किया जाता है क्योंकि हमारे देश में रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेमोक्रेसी ये चलता है। और अनदर इम्पोर्टेंट टर्म ये है रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब ये जो मोनार्की है जो इंग्लैंड में चलता आ रहा है दैट राजा का बेटा राजा बनेगा, रानी का बेटा रानी बनेगा, ऐसा इंडिया पर नहीं चलता है। तो इंडिया में जो सारा सरकार गठन होगा वो वी द पीपल ऑफ इंडिया के वजह से होगा। मतलब आप वोट देंगे, डेमोक्रेसी होगा और डेमोक्रेसी मतलब इलेक्शन होगा, इलेक्शन के बाद सरकार बन जाएगा। मजा आया। और हमारे देश में नॉमिनल हेड होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड रियल हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इन दोनों को ही इलेक्ट किया जाता है। अभी आपको अगर कोई पूछे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। ये जो चार वर्ड्स है ये रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्टिव एंड गोल क्या है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का। और इसी के साथ आपको बताना पड़ेगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेन एम्फसाइज्ड किए है फ्रेटर्निटी मतलब ब्रदरहुड पर। तो ब्रदरहुड एंड पूरा कंट्री को यूनाइटेड करके रखे यही है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का गोल। ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछा जा सकता है दैट प्रियम्बल क्या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, प्रियम्बल को क्या पार्लियामेंट अमेंड कर सकते हैं। तो ये सारा जो क्वेश्चन है आपको पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप प्रियम्बल के बारे में कुछ बात करोगे तो 3 केस ऐसा है जो आपको डेफिनेटली बताना पड़ेगा। और ये 3 केस में से फर्स्ट केस है रे बेरुबरी यूनियन केस। रे बेरुबरी यूनियन केस जो हुआ था जो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो रैडक्लिफ लाइन है इसको लेकर के। अभी का जो बांग्लादेश है वो 1960 में पाकिस्तान हुआ करता था। तो पाकिस्तान एंड इंडिया के बीच में जो एक रैडक्लिफ लाइन है, जो बाउंड्री लाइन है, और ये लाइन कैसे पता है आपको किया गया, जो सारे थाना होता है इस थाने को मिला के ऐसा करके मतलब एक लाइन खींच दिया गया था। और इसी के दौरान जो 12th एंट्री था वो जलपाईगुड़ी का एक पर्टिकुलर एरिया जिसका नाम था बेरुबरी। तो बेरुबरी को लेकर के एक कॉन्ट्रडिक्शन तैयार हुआ था। पाकिस्तान क्लेम कर रहा है ये पाकिस्तान का एरिया है क्योंकि ये पहले से ही इंडिया के पास था। और इसको सॉर्ट आउट करने के लिए एक अग्रीमेंट बना, जो अग्रीमेंट के वजह से बेरुबरी यूनियन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। कुछ पोर्शन चला गया पाकिस्तान के पास एंड कुछ पोर्शन रह गया इंडिया के पास। तो ये जो पर्टिकुलर बेरुबरी यूनियन है इससे ही नाम पड़ गया बेरुबरी यूनियन केस। यही केस में बताया गया प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, बट इसके साथ इसी केस में बताया गया दैट प्रियम्बल इज द की टू अनलॉक द माइंड्स ऑफ द मेकर। सो प्रियम्बल एक ऐसा चाबी है जिससे हम जो सारे लेजिस्लेटर्स है, जो लॉ बनाकर गए हैं, उनका माइंड को अनलॉक कर सकते हैं। सो प्रियम्बल इज द की टू अनलॉक द माइंड्स ऑफ द लॉ मेकर्स। तो इसीलिए मैं ये चाबी आपको दिखाई थी। मजा आया।
और यहीं पे ही आता है दूसरा केस, वो एक केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये केस में बताया गया था दैट प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसको अमेंड किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 368, बट बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़खानी करते हुए नहीं किया जा सकता है। तो पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर को परेशान करते हुए कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। एंड इसी के साथ और बोला गया दैट प्रियम्बल एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जहाँ पे हम लोग इंटरप्रेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजंस को। अभी यहाँ पर आता है तीसरा केस, और वो है एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि यहाँ पर ही बताया गया दैट प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसको प्लीज आप ध्यान में रखना, आपका जुडिशरी एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेरुबरी केस में बोला गया प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया। केशवानंदा में बोला गया प्रियम्बल इज अ पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और एसआर बोमाई में बोला गया प्रियम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अभी यहाँ पर आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है दैट एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो जो लोगों को पता नहीं है मैं उनके लिए बता देती हूँ। तो आप यहाँ पर देखिए ये क्या है, एक स्केलेटन है। तो सपोज आप एक बॉडी से पूरा रीढ़ के हड्डी एंड सारा का सारा जो बोन है उसको आप निकाल ले रहे हो, तो क्या वो एक बॉडी रहेगा? नहीं रहेगा, राइट। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऐसे एक ढांचे के तरह या फिर एक पिलर के तरह काम करता है जिसके ऊपर सारा का सारा बेस खड़ा होता है धीरे धीरे। तो अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है एंड फंडामेंटल राइट्स कैसे एक बेसिक स्ट्रक्चर बना, तो आप लेफ्ट वाला वीडियो में क्लिक कीजिए। तो मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग न्यू थिंग्स। Thank you so much for watching this video. Bye bye.